नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आपको रेगुलर डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं और आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम एसटीए-बी में और प्रीवियस एग्ज़ाम में जिस प्रकार से डीआरडीओ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। पहली क्लास में हमने कंप्लीट एसटीए-बी के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के जो 12 से 15 नवंबर तक पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आई होप आपने वो क्लास भी ज़रूर देखी होगी। चलिए आज इस क्लास में हम नॉन टेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि संपूर्ण जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है उसी पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके सामने क्वेश्चन है और मैं अपनी तरफ से बेटर देने का प्रयास रोज करता हूँ, कुछ न कुछ नया आपको ज़रूर सिखाता हूँ। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक भी करें और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस तो इम्पोर्टेंट डेज याद कर लीजिए, जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है आपकी 23 जनवरी। तो मैं सारे ऑप्शन को ही एक्सप्लेन कर देता हूं और चारों ऐसे ऑप्शन बनाए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला इसका होगा आपकी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की आपकी जन्म दिवस के रूप में। 22 अप्रैल सबको याद है, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और इनके साथ 22 के मैं आपको तीनों याद करवा देता हूँ। 22 यदि आपको पूछे मार्च का तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च जल दिवस। जल दिवस पूछे तो 22 मार्च। एक और ज़्यादा पूछा जाता है और आईटीआई बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज़्यादा बार पूछा गया है, 8 मार्च। 8 मार्च तो वो भी आप नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च। उसके बाद 9 जनवरी, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है आंसर होगा प्रवासी भारतीय दिवस 9 आपके जनवरी। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को 1915 की घटना है, गांधी जी आपके भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और 28 फरवरी आप बता दीजिए कौन सा डे होता है? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और हो सके तो आपके जनवरी से दिसंबर तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट डेज है आप क्रम वाइज याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और डीआरडीओ का एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा मैं एक बार क्वेश्चन को नीचे ले लेता हूं ना, ये लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, चेयरमैन क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको याद करना है। पहले तो इसरो की फुल फॉर्म देख लीजिए, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन, इस प्रकार से होती है ना इसरो, तो ये आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इस प्रकार से आपको हिंदी में भी ध्यान रखनी है। इसके अध्यक्ष कौन है तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सोमनाथ। लेकिन सोमनाथ अभी बने हैं, जनवरी 2022 की बात है, जनवरी 2022 में सोमनाथ को बनाया गया है। लेकिन उससे पहले कौन थे तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। हालांकि अभी जो पूछेंगे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है या फिर इसरो के अध्यक्ष कौन है तो आपको यही करना है, सोमनाथ। लेकिन आपके डीआरडीओ के एग्जाम है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ की भी अध्यक्ष याद कर लीजिए, समीर कामत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 को आपकी डीआरडीओ की स्थापना। लेकिन इसकी भी तो पूछी जा सकती है इसरो की, वो भी नोट कर लीजिए, 15 अगस्त 1900 आपकी 69 यानी कि 69। ये पूरा आपको ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ या फिर मैं लिख रहा हूँ, आपको याद करनी, क्योंकि अभी आपके रिसेंटली एग्जाम है तो आप लिखें तो नए, यदि हो सकता है तो लिख लीजिए, वरना मेरे वीडियोज़ को आप देख लीजिए और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसरो 15 अगस्त 1900
आपके 69 आपको ध्यान रखना है, और इसकी है सोमनाथ अध्यक्ष। और क्या ध्यान रखना है, डीआरडीओ की स्थापना आपके ध्यान है 1 जनवरी 1958 है ना, 1958। ये लो, कोई गलतियाँ मत निकालना, ये मैं बोलता 1958 लेकिन मिसप्रिंट हो जाता है, आपको ध्यान है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना किसने की, ये भी पूछा जा सकता है। तो विक्रम अंबालाल साराभाई, ये आपको ध्यान रखना है, इसरो के जिसने इसरो की स्थापना की। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अपनी तरफ से बेटर दिया है, कमेंट करके बता दीजिए किस प्रकार की आपको क्लास लगी है। अब देखिए नया क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस अनुच्छेद में क्या है, इसमें क्या है। ये वाला है ना, आईटीआई बेस्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आईटीआई बेस्ड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाला याद कर लेना है कि 17वां अनुच्छेद क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा आपको, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किस में है, छुआछूत का अंत, ये आपको ध्यान रखना है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद नंबर 17। और आपको ये भी ध्यान रखना है अनुच्छेद 52 क्या है, तो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का वर्णन है। क्षमा दान की शक्ति किस में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्षमा दान की शक्ति 19 अनुच्छेद आपकी 72 यानी कि 72। अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है और अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, और अनुच्छेद दोनों में से एक आंसर है, आप अपनी तरफ से बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं सारे अनुच्छेद। आपकी ये 57 कहता है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 52 में बात की गई है, महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, ये आपके अनुच्छेद 57 है। और 52 कहता है आपकी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद करने का तरीका बताऊं, 52 से शुरुआत होती है, राष्ट्रपति से संबंधित आपके 52 से शुरुआत होती है, और ये संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद ये 57, 72 आपको ध्यान रखनी है। और 17 आपकी छुआछूत का अंत है, ये राष्ट्रपति से हटकर है, लेकिन संविधान अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 में ये बात कही गई है। ये देखिए, वीके नॉलेज मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, वहाँ आपके लिए डीआरडीओ टेस्ट सीरीज बना दी गई है। आई होप आपने इसे परचेज भी कर लिया होगा या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर ली है, जिसमें आपके मॉडल पेपर है और टेक्निकल क्वेश्चन के सेट है। टोटल आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। पूरे हूबहू एग्जाम पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस, 4 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस की कौन है। मुद्रा राक्षस के रचयिता या फिर लेखक किसका ग्रंथ है, किस प्रकार से क्वेश्चन आए, आपको समझ लेना है। तो पहले तो कालिदास की बात कर लेते हैं। कालिदास क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मेघदूत, और एक है आपके रघुवंशम, ये आपके कालिदास के हैं। विशाखदत्त, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्या है आपकी चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य नाम से भी आ सकता है, तो इनकी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के कौन है, तो आपको ध्यान रखना है चाणक्य या फिर कौटिल्य, किसी भी नाम से आए आपको ध्यान रखना है। और बाणभट्ट की क्या है, तो 2 कृतियां बाणभट्ट की आपको ध्यान रखनी है, एक तो हर्षचरित, हर्षचरित, और दूसरी है आपकी कादंबरी, ये दोनों ही बाणभट्ट की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप विशाखदत्त याद कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन 4 नए क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, हो सकता है एग्जाम में इन चारों में से न आए, न कि ये सेम क्वेश्चन। तो आपको मेरे सारे क्वेश्चन को फॉलो करना है। सारे क्वेश्चन तो टाइप हो नहीं सकते, इसलिए मैं 4 ऑप्शन से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि STAB के एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का। और क्वेश्चन क्यों आया था इसकी बात भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है
और डीआरडीओ में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। करंट के क्वेश्चन में ये वाला है, इसलिए उन्होंने लिया। बस ये क्वेश्चन पूछा था कि मैंने पहली शिफ्ट में यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर में पहली क्लास में आपको करवा दिया है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में जितनी भी बातें हैं आपको ध्यान रख लेनी है। पहले तो यहाँ पूछी गई है कहाँ स्थित है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आपकी स्थित है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी मूर्ति है, तो आपको ये ध्यान रखना है नादप्रभ केम्पगौड़ा, नादप्रभ केम्पगौड़ा, गौड़ा लिखा है ये, थोड़ा ये कर लीजिए आप अपनी तरफ से मैनेज। नादप्रभ केम्पगौड़ा की प्रतिमा है, और ये कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु शहर के संस्थापक है। बेंगलुरु शहर के संस्थापक है। 108 फीट में बता रहा हूँ मैं आपको, 108 फीट आपकी इसकी ऊंचाई है, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और बेंगलुरु शहर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है राम सुतार, राम सुतार लिखा हुआ है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, राम सुतार। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है या प्रतिमा बनी हुई है, उनका निर्माण भी इसी ने करवाया है, राम सुतार इन्होंने बनाई है। और ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी यानी कि समृद्धि की जो है ना, वो भी इन्होंने बनाई है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की जो है प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में स्थित है, और ये आपके है बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बेंगलुरु शहर के संस्थापक है नादप्रभ केम्पगौड़ा, जिनकी मूर्ति या प्रतिमा बनी हुई है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 क्रिकेट में किसे दिया गया। अब देखिए ऑप्शन तो ऐसे हैं जिससे कोई भी देखेगा तो सही आंसर कर जाएगा। मल्लिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल और आपको रोहित शर्मा। ये इतने ऑप्शन देखेंगे और सबको पता है रोहित शर्मा क्रिकेटर है, तो ऑप्शन आप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको कौन सी बात ध्यान देनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये हो कि हॉकी में किसे दिया गया, बैडमिंटन में किसे दिया गया, और पूछा जा सकता है कुश्ती में किसे दिया गया। इसलिए मैंने ये 4 ऑप्शन बनाए हैं। हालांकि जो आपकी STAB का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें रोहित शर्मा का पूछा गया था कि 2022 का क्रिकेट में किसे दिया गया, तो रोहित शर्मा आपको करना था। अब आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको पता चले। पहले तो क्रिकेट का पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोहित शर्मा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम क्या था वो भी पूछे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस नाम से था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्यों किया गया, या फिर मेजर ध्यानचंद कौन है, तो ये आपके हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, इसलिए उनके नाम पर यह किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस प्रकार से कर दिया है। तो ये आपको नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। STAB के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें बच्चे भी कन्फ्यूज हुए थे। क्वेश्चन जब आकर बताया तो किसी ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आया था, किसी ने कहा ये वाला आया था, और किसी ने दोनों बताया कि राजीव गांधी भी आया था और ये ध्यानचंद भी आया था। तो आपको ध्यान रखना है दोनों का एक ही नाम है। क्रिकेट में रोहित शर्मा। विनेश फोगाट की बात करें तो इन्हें कुश्ती में मिला है, कुश्ती में नोट कर लीजिए। और आपके मल्लिका बत्रा बैडमिंटन और रानी रामपाल आपके हॉकी। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसको किस में मिला है, तो रानी रामपाल आपको हॉकी, विनेश फोगाट आपके कुश्ती, रोहित शर्मा क्रिकेट में, और ये है आपके मल्लिका बत्रा आपके टेबल टेनिस में ना, बैडमिंटन दिखा दिया कि टेबल टेनिस आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस में आपके मल्लिका बत्रा, आपको इतना ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, रोहित शर्मा नए आकर आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए तो ध्यान रखना है। यहाँ मैंने अपनी गलती सुधार दी है तो कमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या दे रखा है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली बजट आया है, बजट 2022-23, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, सबको आता है इसलिए ईजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये अपनी जगह है। अब आपको मैं 4 ऐसे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे
और भी ज़्यादा ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपके आई तो आप सही कर लेंगे। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, पूरा नाम मैंने टाइप नहीं किया है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी है, तो आप कहेंगे जल मंत्री, जल शक्ति मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। अनुराग सिंह ठाकुर, तो वो आपको पता है कौन से मंत्री है, आपको पता है ना, खेल और युवा अभी आया था ना राजीव गांधी वाला खेल रत्न पुरस्कार, तो वहाँ आपको बताना था लेकिन भूल गया, तो यहाँ लिख लीजिए आप खेल रत्न, खेल एवं युवा, खेल व युवा मंत्रालय किसके पास है, तो वो आपको ध्यान रखना है अनुराग सिंह ठाकुर। निर्मला सीतारमन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमन आपके वित्त मंत्री है। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर खेल व युवा मंत्री, और आपको निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमन ने कौन सा बजट दिया है, तो चौथी बार बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने, ये भी ज़्यादा बात ध्यान रखनी है। और इससे पहले वाला यानी बजट 2021-22 का बजट था ना, जो वो पहला पेपरलेस बजट था, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इन्हीं के साथ मैं बता रहा हूँ। चौथा बजट है निर्मला सीतारमन का, और 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है। अर्थव्यवस्था बजट अभी अभी आया है, इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी क्यों न ले लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कितने नंबर अर्थव्यवस्था है, या अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक कौन सी है। इस क्वेश्चन को लेने के दो कारण थे, एक तो करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है, दूसरा DRDO के मैंने STAB के पेपर देखे और आपको भी तो दिखाए हैं, क्वेश्चन सारे करवा दिए। उसमें पूछा गया था एजुकेशन में टॉप पर कौन सी कंट्री है, और दूसरा पूछा गया था डिफेंस बजट में कौन सी कंट्री टॉप पर है। हो सकता है पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की कौन सी रैंक है, या फिर अर्थव्यवस्था में कौन टॉप पर है। तो इस प्रकार से आपको दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसलिए आपको वो भी पता चल जाएगा कि टॉप में कौन सी है। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएंगे। पहले नंबर पर तो आपको पता है USA पहले नंबर पर है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का आंसर होगा 5वें स्थान पर, भारत आपके 5वें स्थान पर है, इंडिया 5वें स्थान पर है, और छठे स्थान पर कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड छठे स्थान पर है। इंग्लैंड कौन सी नंबर पर है, छठे नंबर पर, यानी कि इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्थिक देश सबसे मजबूत 5वें नंबर पर अपना भारत है। अब आपको दूसरा और तीसरा भी ध्यान रख लेना है, यदि ऑप्शन में USA नहीं मिले तो उस टाइम आपको क्या करना है, सेकंड चाइना और थर्ड जापान, आपको वो भी ध्यान रखना है। सेकंड आपकी ध्यान लिखना है, सेकंड आपकी चाइना और थर्ड आप लिख लीजिए जापान। ये आपको देख चीन और जापान। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए कि अर्थव्यवस्था में टॉप पर कौन सा देश है, USA ऑप्शन में न दे तो आपको जाना है चीन की तरफ, लेकिन जब USA टॉप में हो, ऑप्शन में हो, तो टॉप में कौन सा देश है, USA। और भारत से संबंधित जानकारी ध्यान रख लीजिए कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चार ये आपको ध्यान रखने हैं। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑल आउट तो नाम से पता चल रहा है किसी को भगाना, तो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को भगाने के लिए चलाया गया है। जम्मू कश्मीर से आतंकवादी को भगाने के लिए कौन सा चलाया गया है, तो आप कहेंगे आतंकवादियों को हटाने के लिए पता है आपको ऑल आउट। ऑल आउट का मतलब है किसी को भगाना, या फिर वो आप नाम से कर जाएंगे। ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय 1999 सबको याद है ना, 1999 कारगिल विजय के रूप में ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन गंगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को भारत लाने के लिए चलाई गई ऑपरेशन है, ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन पोलो क्या है, तो ये आपकी 1948 का है, सितंबर 1948 पूरा नोट करें तो कर लीजिए। 1948 वैसे बहुत है कि ये हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए, हैदराबाद ऐसा एकमात्र रियासत थी
जो भारत में स्वतंत्रता के बाद मिलना नहीं चाहती थी, वो अपनी खुद की एक नया देश बनाना चाहता था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में मिलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों की वजह। और करंट के क्वेश्चन आए तो ये आपको पूछा जा सकता है, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा आपके चलाया गया। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है। अभी अभी नीरज चोपड़ा अगस्त 2022 की बात है, गोल्डन लेकर आए हैं टोक्यो और ओलंपिक में, एकमात्र गोल्ड। तो आपको वो भी याद है ना, मैंने आपको एक वैसे तो बता दिया है, ओलंपिक में 1, 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे हमारे टोक्यो में। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है नीरज। कौन सा है, नीरज। नए से शुरुआत हो रही है, तो इनके लेखक भी हैं नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नवदीप सिंह गिल की पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लेकिन पूछा जा सकता है किरण बेदी की पुस्तक कौन सी है, तो इनके बारे में एक तो यही टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि फर्स्ट आईपीएस महिला ऑफिसर, और ये टॉप लेवल का क्वेश्चन था। अब इसकी इतनी मान्यता नहीं है, लेकिन पहले बहुत ही टॉप लेवल का यही क्वेश्चन माना जाता था, किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस महिला ऑफिसर, इस प्रकार से क्वेश्चन आता था। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक का नाम तो फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस इस प्रकार से इनकी एक पुस्तक का नाम है। कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र की आपकी क्या है, संविधान संस्कृति और संविधान संस्कृति और राष्ट्र आपकी कलराज मिश्र की है। और अरविंद अडिगा, आपको इनकी पुस्तक का भी नाम पता होना चाहिए, अरविंद अडिगा की पुस्तक का नाम क्या है, द वाइट टाइगर, है ना, द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। और ये पूछी जाती है, द वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की। इससे ज़्यादा एक और क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय की कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखनी, आज़ादी एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 2 पुस्तकें आपके अरुंधति रॉय की हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब कुछ ऐसे भी कमेंट आएगी कि कलराज मिश्र कब से राइटर हो गए। जैसा कि मैंने बताया था एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है, तो सब कमेंट करके मैंने आपको यहाँ बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। तो कमेंट आया कि मोदी जी कब से हो गई, आपके लेखक कब से हो गई, या फिर ये पुस्तक लिखने कब से लगे, मोदी जी कब से लिखने लगे। तो उनको भाई आप समझाया करो। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और रेगुलर ज्वाइन करें। हम आपको जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।